हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एक और बड़े मनोवैज्ञानिक के बारे में जिसका नाम है थॉर्नडाइक या पूरा नाम L.E. थॉर्नडाइक। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये कुछ एक इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक में से एक है जिन्होंने कुछ बड़े काम किए हैं अपने इस क्षेत्र में। अब अगर हम इसकी बात करें कि इन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या बोला, ये सारी बातें हम इस पूरे की पूरे सेशन में सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो भी हम देखेंगे। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों का सीटेट है वो 5 जुलाई को ही है। अब उसके लिए तैयारी हम लोग कुछ इसी तरीके से करेंगे। अब डेली की डेली आपके पास में वीडियोस आएंगी, डेली 2 या 3 वीडियोस, जिसमें एक जीएस की होगी आपकी, एक आपकी मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 वीडियो, एक जीएस, एक आपकी मनोविज्ञान की, एक आपकी मैथ्स की और एक आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले थॉर्नडाइक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये पहले थे कौन। सबसे पहले थॉर्नडाइक के बारे में हम जानते हैं। थॉर्नडाइक का जन्म अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोगों के सामने दिखाई भी दे रहा होगा, थॉर्नडाइक ये जो इंसान है वो है जो 31 अगस्त 1874 को जन्मे थे। और कहाँ जन्मे थे? अमेरिका में। देखो, पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था। कई सारे, अगर मैं बात करूं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, इनका जन्म स्थान आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनके सिद्धांतों के साथ साथ इनका जन्म स्थान भी बहुत बार पूछा गया है। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949। हालांकि आपसे ये पैदा कब हुए, कहाँ हुए, ये सब नहीं पूछा जाता, केवल आपको जन्म स्थान पूछा जाता है कि किस देश में पैदा हुए। तो आप सभी लोगों को पता है इनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब ये क्या है, धीरे धीरे हम सीखेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे बात करें, इनके सिद्धांतों को कई सारे नाम दिए गए हैं, उन सभी नामों के बारे में हम जान लेते हैं। पहले इन नाम को पढ़ते हैं। सबसे पहला है उद्दीपन अनुक्रिया बंध यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड। ये क्या है समझेंगे। संबंधवाद का सिद्धांत और आगे है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ये तीनों की तीनों सिद्धांत कहाँ से उठाए गए, इनके नियम हैं, उन्हीं से ही इनका नाम उठाया गया है। देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें L.E. थॉर्नडाइक की, तो इनके नाम समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इन्होंने प्रयोग क्या किया और किस प्रकार वो सफल हुआ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जानवर पर प्रयोग किया, जिस जानवर का नाम था कैट यानी कि बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया। अब वो प्रयोग क्या था, हम उसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे कि उन्होंने क्या प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक बिल्ली को लिया और उस बिल्ली को उन्होंने क्या किया कि एक केज के अंदर यानी कि एक पिंजरे के अंदर उसको बंद कर दिया, जिसे थॉर्नडाइक बॉक्स भी कहा जाता है। उस बॉक्स, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि उस बक्से को क्या बोला जाता है, तो आप सभी लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि उस बक्से को थॉर्नडाइक का बक्सा या थॉर्नडाइक बॉक्स भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब समझते हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने प्रयोग किस प्रकार किया था। तो अगर मैं बात करूं इनके प्रयोग की, तो इन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को अपने एक पिंजरे के अंदर रख दिया। अब उस पिंजरे को खोलने के लिए अंदर एक जिसे बोलते हैं एक बटन बोल लीजिए आप, एक बटन लगा रखा था इन्होंने अंदर, या एक जिसे बोलते हैं फ्लश टाइप एक तरीके से बटन जो था वो लगा रखा था। अब हुआ ये कि उन्होंने बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया, एक मरी हुई मछली का टुकड़ा रख दिया। अब जाहिर सी बात है, बिल्ली भूखी है तो उस मछली के टुकड़े को देखकर बाहर तो आएगी। तो हुआ ये कि वो कई बार प्रयास किया, उसने क्या किया, खुरचने का प्रयास किया उस पिंजरे को, लेकिन पिंजरा तो बंद है भाई, लोहे का पिंजरा इतने आसानी से तो वो तोड़ नहीं लेगी। जैसा कि आप लोगों को इसमें दिखाई भी दे रहा होगा कि उसने क्या किया कि ये देखिएगा, इस तरीके से पिंजरा कभी यहाँ हाथ मारा, कभी यहाँ हाथ मारा, कभी गेट पर उसने खुरचा, कभी उसने ज़मीन को खोदने की कोशिश की। काफ़ी समय बाद अचानक से उसका जो पैर था वो इस लीवर पर पड़ गया। हालांकि ये लीवर इसमें ऊपर दिखाया गया है, लेकिन ये लीवर नीचे था, इस लीवर पर पड़ गया। और ये जो आप लोगों के सामने ये जो गेट दिखाई दे रहा है, आप लोगों के सामने ये जो गेट है वो गेट खुल जाता है। ये जो लीवर का जो गेट है वो जो गेट ये खुल जाता है।
काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद ये गेट खुल जाता है और ये बिल्ली आती है बाहर, और बाहर आने के बाद उसको मछली को खा लेती है। अब हुआ ये कि ये प्रयोग लगभग लगभग कई बार किया गया। हर बार ये देखा गया कि बिल्ली को उस लीवर को दबाने में धीरे 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 टाइम कम होता गया। यानी कि पहले तो, अब जाहिर सी बात है, एक बार में पैर दबा, कई जगह बिल्ली का पैर लगा, उसे ये नहीं पता कि किस जगह पैर लगने से गेट खुला है। लेकिन जब उसने अगली बार भी फिर से किया तो उसका लीवर पर पैर गया, तो उसने देखा कि यार इस पर पैर रखने से ये दरवाज़ा खुल रहा है। उसके बाद उसने फिर से दोबारा से एक और बार प्रयास किया, तो धीरे 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 ऐसा समय आया कि वो फिर कहीं खुरच ही नहीं रही थी, सीधे उस लीवर पे पैर मारती थी और बाहर आके उस मछली के टुकड़े को खाती थी और अपना जो है अंदर चली जाती थी। तो यही था इसका नियम कि धीरे 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 करके उसने ये रहस्य को जान लिया कि किस चीज को दबाने से या किस लीवर को दबाने से आपका ये जो गेट है वो खोल रहा है। तो ये था पूरा प्रयोग। अब इस प्रयोग को देखिएगा, ये मैंने ये दे भी रखा है, इसे पजल बॉक्स या थॉर्नडाइक बॉक्स भी कहा जाता है। ये पूरा की पूरा जो मैंने अभी व्याख्या की है वो पूरी की पूरी ये। अब बात करते हैं, इन्होंने इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो भी इन्होंने देखा, इस पूरी की पूरे थॉर्नडाइक ने, मतलब पूरे पूरे इस प्रक्रिया को थॉर्नडाइक ने जब देखा तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने 3 नियम दिए। सबसे पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है, इसके बारे में पहले मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि तत्परता का नियम क्या है। अब जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने ये बताया कि बिल्ली अगर भूखी ही ना होती तो कभी वो प्रयास करती ही नहीं। तो ये बात भी सही है, अगर उसे भूख नहीं लगी होती तो वो क्यों उस मछली के टुकड़े को देख के छटपटाती। तो सीधी सिंपल सी बात है, किसी भी काम को काम को करने के लिए आपके अंदर से इच्छा होनी चाहिए, उसी को बोला जाता है तत्परता का नियम। यानी कि आपके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा उद्दीपन होना चाहिए, यानी कि स्टिमुलाइज होना चाहिए, जिसकी वजह से आप रेस्पॉन्स करें। अब बिल्ली के केस में वो स्टिमुलस क्या था, बिल्ली के केस में वो उद्दीपन था भोजन या भूख लगना। क्या था, भूख लगना। भूख लगी तभी उसने रेस्पॉन्स किया। इसी कारणवश आपका जो मैंने आप लोगों को बताया थॉर्नडाइक का पहले नियम, इसका जो अन्य नाम SR बॉन्ड या उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध, यानी कि जब तक कोई मोटिवेशन नहीं होगा तब तक काम नहीं किया जाएगा। जैसे आप ही लोग ले लीजिए, अगर आप लोगों की अगर मैं बात करूं, अगर सीटेट नहीं होता 5 जुलाई को तो आप सभी लोग रजाई ओढ़ के सो रहे होते। हालांकि अभी तो गर्मी है तो AC चला के, पंखा चला के आराम से लेटे होते। क्यों काम करते, क्यों? क्योंकि आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं यार 5 तारीख को आपको पेपर देना है और आपको कुछ अच्छा करना है। तो यही है तत्परता का नियम। आई होप आप लोग समझे होंगे। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पर आता है प्रयास या अभ्यास का नियम। अब समझते हैं प्रयास या अभ्यास के नियम को। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिल्ली ने पहली बार में उसने कई सारे प्रयास किए, दीवार को खुरचा उसने, उस पिंजरे की जो सलाखें थी उसको खुरचा, गेट को खुरचा, लेकिन नहीं खुल पाया। बहुत देर में जाके खुला। लेकिन दूसरी बार में उसने देखा थोड़ा समय कम लगा, और दूसरी बार में देखा उसने थोड़ा और समय कम लगा। तो धीरे 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 करके उसने प्रयास कर करके अपना जो काम था उसे बहुत ही सरल बना लिया। तो यही है प्रयास एवं अभ्यास का नियम। इसमें क्या होता है कि हम काम को बार बार करते हैं ताकि वो काम हमें आसान लगने लगे या उस काम में समय कम लगने लगे। अब यही जो आप लोगों के सामने प्रयास या अभ्यास का नियम, इसमें 2 चरण होते हैं। अब इसको लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, थोड़ा टाइपिंग एरर की वजह से वो मेंशन नहीं कर पाया, मैं भूल गया। इसमें आप लिख लीजिएगा कि प्रयास एवं अभ्यास के नियम में 2 चरण होते हैं। वो एक होता है उपयोग का नियम और एक होता है अनुपयोग का नियम। दोनों को लिखना जरा, और दोनों को मैं समझाता हूँ क्या होता है उपयोग का नियम और क्या होता है अनुपयोग का नियम। सबसे पहले उपयोग का नियम, मतलब कि हम किसी भी काम को पहली बार करते हैं या कोई भी इच्छा हमारे अंदर है उसका हमने पहली बार उससे काम किया। जैसा कि बिल्ली ने किया, भूख की वजह से इसने पहली बार क्या किया कि बजर पर बटन दबा, मतलब जो लीवर है था उसे पैर से दबाया। तो ये क्या था, प्रयोग, या जिसे हम बोलते हैं उपयोग का नियम। अब वहीं अगर मैं बात करूं कि जब उसे रोज ये करना था, तो इसी काम को जब हम बार बार किसी काम को बार बार करते हैं तो वो कहलाता है अनुपयोग का नियम। बात आई समझ? अब आगे चलते हैं हम लोग तीसरे इस पर प्रमुख नियम पर, प्रभाव, परिणाम या संतोष का नियम। अब तीनों इसकी के नाम है, सीखते हैं प्रभाव, परिणाम या संतोष का नियम। अब अगर मैं आप लोगों से बातचीत करूं, अच्छा मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूं इसको। मैं अगर आपसे बात करूं कि आप एक काम करिए कि
आपको मैं एक काम देता हूँ, 100 पेज आप लिखिए और उसका मैं आपको 1 रुपया देता हूँ, क्या आप करेंगे? तो उत्तर होगा आपका नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 पेज मतलब कि मैं इतनी मेहनत करूं, उसके बाद दिन भर अपना जो है दिमाग घिसूं और मुझे रुपया कितना मिल रहा है? केवल 1। तो यही होता है, जब तक किसी काम को करने में संतोष ना मिले। अब वहीं अगर मैं इन 100 पेजों के 10,000 रुपए दूं तो आप आराम से 10 या 12 दिन में करके इसके मेरे को दे देंगे। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए एक अच्छा अमाउंट है जो कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को संतोष दे रहा है कि नहीं यार, ये चीज़ ठीक है, 10,000 रुपए के लिए इस काम को कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मन को ये पता है कि नहीं यार, ये एक अच्छी रकम है और जो काम मैं कर रहा हूँ उसका फल मेरे को लगभग लगभग उसके बराबर मिल रहा है। यही था बिल्ली के साथ भी। अगर उसे खाना नहीं दिखाते, अगर खाने की जगह अगर मैं एक टॉफ़ी का छोटा सा टुकड़ा सा अगर मैं वहाँ डाल देता, एक चने का टुकड़ा डाल देता, तो क्या बिल्ली इतना प्रयास करती? नहीं करती। एक चने के टुकड़े के लिए क्यों करेगी? लेकिन भाई पूरी मछली के लिए तो वो करेगी ना। तो यही होता है कि हम कोई भी काम जब तक नहीं करते, जब तक हमको उसका प्रभावी तौर पर परिणाम ना मिले। इसीलिए इसका जो तीसरा प्रमुख नियम था, प्रभाव या परिणाम या संतोष का नियम। अब इनको हम लोग ग्रैब करते दोबारा। पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रयास या अभ्यास का नियम। यानी कि तत्परता यानी कि जब तक हमारे सामने कोई मोटिवेशन नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? अंदर से हमारा मन को कहना चाहिए, करना चाहिए कि हमें ये काम कर लेना है, तो ही हम तत्पर होते हैं किसी काम को करने के लिए। जैसे कि बिल्ली के केस में थी उसकी भूख। आगे बोलते हैं प्रयास का नियम, हम किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं तो उस काम को करने में कम समय लगता है। यही मैथ्स के साथ भी, हम लोग मैथ्स बार बार क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन तो ऑप्शन के साथ ही हो जाते हैं, हमें पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एसएससी की तैयारी की होगी या बड़े बड़े लेवल की तैयारी की होगी, जैसे आईआईटी वगैरह की भी तैयारी करके आए होंगे, लेकिन बाय लक नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो आप सभी लोग यहाँ पर हैं। तो यही होता है कि हम जब बार बार किसी भी काम को करते हैं तो उसमें हमें महारत हासिल होने लगती है। आगे प्रभाव एवं परिणाम का नियम, जैसा कि आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। आगे हम चलते हैं, आगे आते हैं गौड़ नियम। अब गौड़ नियम यानी कि इसे बोलते हैं सेकेंडरी लॉज। हालांकि ये बिल्कुल पहले के नियम से ही तोड़कर, कुछ तोड़ मरोड़ कर आप लोगों के सामने है। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया या बहु अनुक्रिया का नियम। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसका सीधा साधा सा मतलब है कि कोई भी काम एक बार में सटीकता से हो जाए ऐसा संभव है भी और नहीं भी है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं अगर चाहूं तो सीटेट को एक बार में निकालूं, आप सभी लोग चाहें सीटेट को एक बार में निकालें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं कोई बहुत बड़ा काम है तो ज़रूरी नहीं है वो एक बार में हो ही जाए। तो यही होता है कि कोई भी काम को एक बार में नहीं किया जा सकता। अगर एक बार में नहीं कर पा रहे हैं हम उसे, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें गलतियां ढूंढेंगे। क्या गलतियां ढूंढेंगे? कि हमसे पुरानी चीज़ों में क्या गलतियां हुई, क्या हमारा वीक पॉइंट रहा, हम उसी पर दोबारा से काम करेंगे। इसी पहले नियम को बोलते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। यानी कि अगर पहली बार में कोई चीज़ नहीं हुई है तो हम प्रयत्न करें, इसी को हम बोलते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। समझिएगा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। जैसे हमने किसी चीज़ को एक बार पढ़ा तो हम थोड़ा सा भूल गए, इसे बार बार पढ़ा तो हमें उसे वो जीवन पर्यंत याद रहेगा। आगे चलते हैं, दूसरा आता है मनोप्रवृत्ति का नियम या मानसिक स्थिति का नियम। इसको समझ लेते हैं जरा। मानसिक स्थिति या मनोप्रवृत्ति का नियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो थॉर्नडाइक जी ने यह कहा कि जब तक किसी मनुष्य का दिमाग पूरी तरह से ठीक नहीं है तब तक वो किसी भी काम को नहीं कर सकता। सही भी बात है, अगर दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति कभी भी किसी भी काम को नहीं कर सकता। यानी कि सामने वाले इंसान की मनोप्रवृत्ति भी होनी चाहिए। आगे बात करें आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया या जिसे हम लोग दूसरा बोलते हैं तत्वों की पूर्णता, जो उसे बोलते हैं, इसे दूसरा नाम, सॉरी, इसको दूसरा नाम है तत्वों की पूर्ण समर्थकता। तो अब ये क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। कोई भी व्यक्ति की, अगर मैं किसी व्यक्ति की बात करूं, जब वो किसी काम का, जब वो किसी भी चीज़ को काम करता है, कोई भी काम करता है, तो उसके अंदर उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूं, बिल्ली को अगर भूख नहीं लगी होती तो वो क्यों फालतू में अपने नाखून तोड़ती? नहीं तोड़ती। जाहिर सी बात है कि हम क्या करते हैं कि जब तक हमें कोई उद्देश्य नहीं होता, जैसे कि आपका अगर सीटेट का पेपर नहीं आया होता तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, ये बात कन्फर्म है, आप बिल्कुल नहीं पढ़ते। यही होता है, उद्देश्य
या आंशिक क्रिया का नियम। अब इसमें क्या होता है, हम किसी भी काम को करने के लिए अंश से पूर्ण की तरफ जाते हैं। अब यहाँ से हम इस नाम का मतलब निकालेंगे कि क्यों इसको आंशिक क्रिया का नियम कहा गया। हम लोग क्या करते हैं, अंश से पूर्ण की तरफ हमेशा जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे को सीटेट जैसा बड़ा पेपर निकालना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, पहले छोटे 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 टॉपिक को पहले तो मेरे को सब्जेक्ट डिवाइड करने होंगे। आप लोगों के 5 सब्जेक्ट हैं, उन 5 सब्जेक्टों में से हर सब्जेक्ट के टॉपिक डिवाइड करने होंगे। तो क्या किया मैंने, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद अब मैं उस काम को पूर्ण करूंगा। तो यही है अंश से पूर्ण की तरफ या आंशिक क्रिया का नियम। यानी कि कोई भी कार्य अगर मेरे को करना है तो उसको मेरे को छोटे छोटे भाग में करना होगा। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। या दूसरी बात करूं, अगर मेरे को 100 मीटर की दूरी पर जाना है तो मैं एक छलांग में नहीं पहुंच सकता, मुझे छोटे छोटे कदम रखने होंगे। तो समझ आया आप सभी लोगों को। आगे चलते हैं, आत्मीकरण या सादृश्य अनुक्रिया का नियम। अब ये क्या है, तो इसको भी हम जरा देख लेते हैं ब्रीफ में। तो अगर मैं बात करूं सादृश्य या आत्मीकरण का नियम, सादृश्य मतलब कि कोई भी देखी हुई चीज आपके सामने आ गई। समझ रहे हो मेरी बात को, कोई भी देखी हुई चीज आप लोगों के सामने आ गई, यानी कि अगर मैं कोई भी काम कर लूं पहले, उस जैसा काम अगर भविष्य में मेरे सामने आता है तो वो काम मैं दोबारा भी कर लूंगा। समझ आई, दोबारा भी कर लूंगा। तो यही होता है सादृश्य या आत्मीकरण का नियम। यानी कि अगर मैंने किसी भी काम को करने के लिए 10 स्टेप लग रहे हैं और 10 में से 5 में पहले कर चुका हूं, तो वो 5 स्टेप मुझे दोबारा सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे को क्या अब आगे के 5 स्टेप में जाना है, सीधी सिंपल सी बात। आगे चलते हैं, आगे आता है साहचर्य स्थानांतरण क्रिया नियम। इसके बारे में क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी सुन लीजिए और लिख भी लीजिएगा, संबंधित परिवर्तन। अब इसमें क्या है, सीधी सिंपल सी बात है, यही है चौथे का एक तरीके से दूसरा मतलब इसे बना दिया गया है, लेकिन ये चौथे का ही एक तरीके से कह सकते हैं जुड़वा भाई मान लीजिए। देखने दिखाने में बिल्कुल ऐसा ही कि अगर मैं कोई भी काम पहले कर चुका हूं और दोबारा मैं उससे थोड़ा सा बड़ा काम कर रहा हूं, तो जो पुराने वाले स्टेप हैं वो अगर सेम होंगे तो मुझे ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मतलब उन परिस्थितियों में फंस ही नहीं सकता। अब इस चीज़ को लिख लीजिएगा, जब भी कोई बच्चा किसी क्रिया या किसी परिस्थिति में पहले वो कर चुका है और यदि वैसी ही परिस्थिति अगर सामने वो फंस जाता है तो उस काम को वो दोबारा कर सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं थॉर्नडाइक के अनुकूलन अनुक्रिया या साहचर्य परिवर्तन का नियम। दोनों को लिख लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछे प्रश्न यही जाते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया का नियम किसने दिया, तो आप लोग बताएंगे थॉर्नडाइक। आपसे पूछा जाए साहचर्य परिवर्तन का नियम किसने दिया, तो आप लोग बोलेंगे थॉर्नडाइक। तो सीधी सिंपल सी बात है, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसे आप बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं से विद, देखिए मैंने आप लोगों को केवल यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से इसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो उस एक्सप्लेनेशन को आप लिख जरूर लीजिएगा। उसका सीधा साधा सा कारण ये भी है कि अभी तो आपको समझ में आ गया, आप बोलेंगे वाह भाई वाह, लेकिन अगर आगे जाएंगे आप लोग तो कल या परसों तक आप इसे भूल जाएंगे। फिर आप पूछेंगे बहु प्रतिक्रिया क्या थी, तो वो बहु के साथ बहु हो गई। तो सीधी सिंपल सी बात है, आप लोग क्या करेंगे कि इन सभी चीज़ों को जो भी मैंने आप लोग को लिखवाया है मतलब समझाया है उसे आप लिख लें कहीं। आगे अगर मैं बात करूं थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक को जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था, इन्हें शिक्षा के मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। पहले लोग पढ़ते थे इन द सेंस मनोविज्ञान को पढ़ते थे, लेकिन इसे शिक्षा के तौर पर यानी कि इसे सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लेते थे। बस एक टाइम पास का साधन था, जब कुछ नहीं करना होता था तो ये कर लेते थे। लेकिन इनके आने के बाद एक क्रांति आई कि नहीं यार, इस चीज़ को भी हमको पढ़ना चाहिए, इस चीज़ को भी हमको देखना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंस की तरह। सॉरी। अगर मैं बात करूं बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत, बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। थोड़ा पीछे क्या कि कई सारे साइंटिस्ट नहीं कहूंगा इन्हें, मनोवैज्ञानिक, कई सारे मनोवैज्ञानिक जिसमें विने थे, स्पीयरमैन थे, इन सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से बुद्धि को बांटा। जैसे कि कई सारे जो वैज्ञानिकों ने बुद्धि को केवल एक प्रकार में बांटा, कई सारे उन्हें कई प्रकार में बांटा। तो वहीं अगर मैं बोलूं बुद्धि के बहुकारक, थॉर्नडाइक जी ने यह बताया कि बुद्धि केवल एक दिशा में काम नहीं करती,
ऐसा कभी हुआ होगा, आप लोगों ने अपनी क्लास में भी देखे होंगे कि कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने के साथ साथ कई अलग अलग एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है, इनके हिसाब से, बिने के हिसाब से तो था कि हम केवल एक ही काम कर पाएंगे। अगर मेरी बुद्धि है तो मैं, मेरी बुद्धि केवल एक ही काम कर पाएगी। अगर मैं पढ़ने में अच्छा हूँ तो मैं बस पढ़ पाऊंगा, अगर मैं खेलने में अच्छा हूँ तो मैं केवल खेल पाऊंगा। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे देखे गए जो कि पढ़ने के साथ साथ कई अन्य कामों में भी बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर रहे थे। बहुत सारे आप लोगों के सामने एग्जाम्पल भी होंगे आप ही के क्लास में, जैसे कि कई लोग, जैसे कि गर्ल्स की अगर मैं स्पेशली बात करूं, वो लोग क्या करती हैं कि पढ़ने के साथ साथ वो लोग कई सारी कुकिंग में या डांसिंग में या अलग बहुत सारे काम होते हैं जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, इन सब में भी अच्छी होती हैं। और अगर बॉयज़ की बात करूं तो ये भी कई सारी चीज़ों में अच्छे होते हैं, जैसे आजकल तो बॉयज़ भी कुकिंग में किसी से पीछे नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आगे अगर मैं बात करूं, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी हुई है, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना। पुस्तक का नाम है एनिमल एंड इंटेलिजेंस, इसको याद रखिएगा। और इनके द्वारा एक कथन भी दिया गया कि किशोरावस्था को क्रमित विकास का दौर भी कहा जाता है। क्रमित विकास यानी कि अगर मैं एक बात कहूं कि किसी भी विकास का एक सीधा क्रम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ए के बाद सीधा आप जेड नहीं सीख सकते, आपको बी सी डी ई एफ जी भी सीखना पड़ेगा। तो यही होता है कि किशोरावस्था में भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को सीखने का एक क्रम होता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। इसकी हेल्प से आप ये चीज़ देखेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ये चीज़ याद रखिएगा, इसके कई सारे क्वेश्चन आप लोग घर पर करिएगा भी। और कल मैं किसी भी हाल में ये चीज़ देखूंगा कि आपको टेट, जो सी टेट हुआ या यूपी टेट, किसी भी पेपर जो मेरे को मिलते हैं उन सभी का सॉल्यूशन, मनोविज्ञान का जो है पार्ट है, साइकोलॉजी का जो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का जो पार्ट है, उसके क्वेश्चन मैं आपको विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको बताऊँ। तो आज के लिए इतना ही, और इन सभी नोट्स को आप लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।